नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। आज दो विषयों पर चर्चा होगी। पहली, कश्मीर फाइल्स का एक डायलॉग था कि सरकार हमारी है लेकिन सिस्टम उनका है। ऐसा लग रहा है कि सरकार अब इस बात के लिए सीरियस हो गई है कि सरकार अपनी है तो सिस्टम भी अपना होना चाहिए। तो क्या इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो भारत का खुद का एक डीप स्टेट है, या कहें जो भारतीय एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो एक एंटी डीप स्टेट है भारत के अंदर, क्या उसके हेडक्वार्टर पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंडा चलने वाला है? और दूसरी खबर कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के विदेश मंत्रालय से के कामकाज से खफा हैं, या कहें कम से कम संतुष्ट नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक स्पेशल अर्जेंट बैठक बुलाई गई विदेश मंत्रालय को लेकर। और जिस तरह के एक्शन और रिफॉर्म अब विदेश मंत्रालय में हो रहे हैं, वो इस बात की तरफ संदेश है कि जो चीज विदेश मंत्रालय को अचीव करनी चाहिए थी, कहीं उससे पीछे ही है। पहले दूसरी खबर से शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कैबिनेट है, उसमें 3-4 ऐसे लोग हैं जिनको यह माना जाता है कि वो एक तरीके से जेम है। प्रधानमंत्री तो खुद है ही, फिर अमित शाह जिस तरीके से होम मिनिस्ट्री काम कर रही है, हर मोर्चे पर इंटरनल सिक्योरिटी में फिलहाल जिस तरीके से काम हो रहा है वो जबरदस्त है। उसके बाद जो हाईवे मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, उनके काम के लिए बहुत प्रशंसा होती है। अजीत डोभाल की बड़ी प्रशंसा होती है कि भैया किस तरीके से नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर काम हो रहा है। और उसके बाद जो नाम आता है वो आता है जयशंकर, उनका विदेश मंत्रालय, कि जो भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहा है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंजन है विदेश मंत्रालय। लेकिन ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री को यह महसूस हो रहा है कि जो अचीव किया जाना चाहिए था, जो अचीव किया जा सकता था, शायद उसमें कहीं ना कहीं कुछ लैप्सेस हैं। और जिस तरीके से भारत का आईएफएस जो कैडर है वो काम कर रहा है, वो अपनी कैपेबिलिटीज से कहीं नीचे है। इसीलिए अभी एक रिसेंट डेवलपमेंट हुआ कि बांग्लादेश में भारत ने एक एम्बेसडर भेजे, दिनेश त्रिवेदी। वो आईएफएस अधिकारी नहीं है। भारत में लगभग 1100 आईएफएस अधिकारियों का एक पूल है। ज्यादातर जगह जहां एम्बेसडर्स हैं या भारत को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, वो इन्हीं में से जाते हैं। लेकिन बहुत समय बाद कोई एम्बेसडर इस पूल से निकलकर कोई आम सिविलियन को भेजा गया है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो ये लोग हैं, इनकी उनको लग रहा है कि शायद ये उसके लिए सक्षम नहीं है? अभी 3-4 दिन पहले एक मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री की। मैं ये नहीं कह रहा ये सक्षम नहीं है, लेकिन जो प्रधानमंत्री की अपेक्षाएं हैं, क्या ये उस पर खरे उतर रहे हैं? सवाल ये है। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने अपनी सभी कैबिनेट जो मंत्री हैं, सभी मंत्री की एक बैठक बुलाई थी। और उसमें उन्होंने कहा था जो अब तक हो गया, अब आगे ध्यान दो। लगभग 11 मंत्रालयों ने उसमें प्रेजेंटेशन दी थी, टोटल 13 प्रेजेंटेशन हुई थी। और यही संदेश अब फॉरेन मिनिस्ट्री को कहा गया है कि जो हो गया। मान लीजिए हमें 100 अचीव करना था, हम प्रधानमंत्री की अपेक्षा ये थी कि भैया हमें ये 100 चीज अचीव करनी है। हम ये मान लिए थोड़ा मार्जिन ऑफ एरर है, 90 कर लेनी चाहिए थी। लेकिन कहीं ऐसा लग रहा है कि वो शायद 70-75 पे रुक गई है। कम से कम प्रधानमंत्री का यही असेसमेंट है। एक मैगजीन है ब्यूरोक्रेट मीडिया, उसने एक आर्टिकल छापा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी जो आईएफएस जो अधिकारी हैं, जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज में है, उनके कामकाज से डिससैटिस्फैक्शन प्रधानमंत्री ने जताया है। और खासकर जो सीनियर डिप्लोमेट है कि किस तरीके से बहुत ही चीजें बहुत स्लो चलती हैं। जो डिप्लोमेट्स हैं जितने, बहुत स्लो चलते हैं, बहुत कॉशियस होकर चलते हैं। एक जो आग होनी चाहिए, एक फायर होनी चाहिए। भैया जब आपका नेता आपको ये कह रहा है कि तुम लग जाओ, तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूं, सही होगा गलत होगा हम झेल लेंगे। ऑप सिंदूर हुआ, सेना को कहा कि आपके हाथ में है सब कुछ ब्लंडर होगा हम संभाल लेंगे। तो यही विदेश मंत्रालय को है कि कुछ होगा। ये हर मंत्रालय के लिए है, मैं कह रहा हूं हर मंत्रालय के लिए इस तरीके की एडवाइजरी आती है। लेकिन आज बात विदेश मंत्रालय की है कि जिस तरीके से आप स्लो चल रहे हैं, थोड़ा कॉशियस होकर चल रहे हैं, और नैरो अप्रोच है इंटरनेशनल रिलेशंस में, उससे बाहर निकलिए, दायरा बढ़ाइए, तेज होइए, एक आग डेवलप कीजिए। प्रधानमंत्री ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे। क्योंकि अगर आपको $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, $15 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, यहां से इकोनॉमी को डबल करना है,
तो आपको अपना इंटरनेशनल फुटप्रिंट बढ़ाना पड़ेगा, ना ही सिर्फ फुटप्रिंट बढ़ाना पड़ेगा बल्कि मजबूती के साथ बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि आप उस संकुचित दायरे में रहकर कि भैया हमारा तो इंटरनल कंजम्पशन बहुत है, हमें कोई दिक्कत नहीं, नहीं, वहां एक सैचुरेशन आ जाएगा। आपको दुनिया में जाना होगा, उसके लिए विदेश मंत्रालय को काम करना होगा। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को यह लगा कि शायद फिलहाल कोई ऐसा नहीं है, या फिलहाल कहीं कुछ कमियां हैं, इसलिए शायद दिनेश त्रिवेदी को वहां भेजना पड़ा। और जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो ये है कि डिप्लोमेटिक वेक्टरिंग हो रही है। बस भैया छोटा सा कल्चरल प्रोग्राम कर दिया, अरे स्वीडन की एम्बेसी में ये कर दिया है, अमेरिका की एम्बेसी में हमने आज डिनर आयोजन कर दिया है, कटेसी कॉल्स कर ली हैं, कुछ थोड़े से ब्यूरोक्रेटिक रिचुअल्स कर लिए हैं, यही सब कुछ चल रहा है। भारत की फॉरेन सर्विसेज में आज 1000 के लगभग अधिकारी हैं, अमेरिका में 13,000 हैं, चाइना में 7,000 हैं, और वो हर तरीके से उनका इस्तेमाल करते हैं। अभी एक जब डोनाल्ड ट्रंप अभी गया हुआ था ना चाइना, तो आपने एक फुटेज देखी होगी कि किस तरीके से डिनर चल रहा है, सारे के सारे लोग डिनर कर रहे हैं, उसमें जो महिला वेटर सर्व कर रही हैं, बाद में पता लगा ये इंटेलिजेंस की अधिकारी थी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भारत वो नहीं करता होगा, निश्चित तौर पर, लेकिन आप ये सोचिए कि वो किस हद तक अपने आप को असर्ट करने के लिए, अपने आप को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए जो चाइना है वो किस हद तक जाता है। भारत भी उसी आग की अपेक्षा कर रहा है। उसके बाद प्रधानमंत्री आगे कहते हैं कि भैया जो नए और पुराने अधिकारी हैं दोनों इसी दिशा में हैं, दोनों ही थोड़े ढीले हैं, और जो भारत की ग्लोबल एम्बिशन है और जो डॉक्ट्रिन है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, उसे कहीं ना कहीं पाने में, या वो जितनी तेजी, मान लीजिए भारत ने 2047 का लक्ष्य रखा है और उस हिसाब से आपको काम करना है, और अगर इस हिसाब से चलेंगे तो हो सकता है 2075 तक हो, 60 तक हो, या जो टाइमलाइंस हैं उनको हम एक तरीके से समय पर हिट ना कर पाए। और ये हर मंत्रालय के लिए, मैं स्पेसिफिक, ये मेरा किसी जयशंकर का क्रिटिसिज्म नहीं है या किन्हीं अधिकारियों का क्रिटिसिज्म नहीं है, ये प्रधानमंत्री की तरफ से स्वयं कहा गया है कि मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, जो सरकार की एक्सपेक्टेशन है, उस दिशा में तो आप सही जा रहे हैं, लेकिन उस स्पीड से नहीं चल रहे हैं। शुरू में ये बड़ा अच्छा लगता है कि भैया अरे हमारे मंत्री साहब ने ये कह दिया, बड़ा यूरोप में जाके उन्हें जवाब दे दिया, अमेरिका में ऐसा कह दिया, उस अधिकारी ने ऐसा कह दिया, बहुत अच्छा है। यह आपकी उस दिशा को प्रदर्शित करता है कि आप किस दिशा में सोच रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे फिर उसका एग्जीक्यूशन भी उसी तरीके से हो। आप एक बात समझिए, आपके पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, हर जगह शुरू में भारत को झटका लगता है, बाद में वो रिकवर करता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर आपको श्रीलंका में झटका लगा तो फिर बांग्लादेश में क्यों लगा? अगर बांग्लादेश में भी एक बार को लग गया तो श्रीलंका, नेपाल में क्यों लगा, फिर मालदीव्स में क्यों लगा? भैया एक जगह आपने कुछ मान लो आपको सीख लेनी चाहिए थी ना, फिर दोबारा दोबारा हर जगह हो रहा है। और अमेरिका करेगा, वेस्ट करेगा, चाइना करेगा, आपको भी कम से कम अपने बैकग्राउंड में आप बाद में रिकवर कर रहे हैं, लेकिन शुरू में हो ही क्यों रहा है? और वो भी तब जब आपका इन देशों पे इतना बड़ा लेवरेज है। बांग्लादेश की बिजली आपके यहां से जा रही है, कॉटन यहां से जा रही है, खाना यहां से जा रहा है, नेपाल तो लैंडलॉक्ड आपके हिसाब से है, श्रीलंका आपके बिल्कुल पास है, मालदीव्स में अगर पानी खत्म हो जाता है तो भारत को भेजना पड़ता है, इकोनॉमी को बचाने के लिए, उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बचाने के लिए भारत को पैसे देने पड़ते हैं। अगर इतना लेवरेज आपके पास है, बार बार वो ब्लंडर क्यों हो रही है? अगर ऑप सिंदूर के बाद आप जीते, निश्चित तौर पर आपने पाकिस्तान के साथ क्या किया वो जबरदस्त है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर आप उस चीज को प्रदर्शित नहीं कर पाए, अपेक्षाकृत रूप से मैसेजिंग नहीं कर पाए। जो पाकिस्तान डोनेशन पर जी रहा है कि अगर आईएमएफ आज किस्त ना भरे तो कल पता नहीं कटोरे में क्या होगा, वो उसी किस्त में से लॉबिंग कर रहा है अमेरिका में। आप क्यों नहीं कर पा रहे? उस स्तर तक आप कर रहे हैं, ये मना नहीं है, ऐसा नहीं है कि भारत नहीं कर रहा, लेकिन आपके पास जो संसाधन है उन संसाधनों की अपेक्षा में क्या आप कर पा रहे हैं? क्या सवाल ये है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बार बार ये कह रहे हैं, और ये अर्जेंट मीटिंग है, ये रिफॉर्म करना पड़ा कि आपको बाहर से लाके आदमी बैठाना पड़ा, आपको ये कहना पड़ रहा है कि जो हो गया हो गया, अब आगे ध्यान दो, आपको लॉबिंग करनी चाहिए।
भैया तभी तो आप ये कह रहे हैं हम डिफेंस एक्सपोर्टर बनेंगे, आप ये कह रहे हैं हम इकोनॉमिक पावर हाउस बनेंगे, डील करेंगे, एफटीएज होंगे। आप अपने डायस्पोरा का इस्तेमाल, चाइना किस तरीके से अपने डायस्पोरा का इस्तेमाल करता है तो भारत को भी करना चाहिए। तो विदेश मंत्रालय की तरफ से जो ये अपेक्षाएं हैं प्रधानमंत्री की, उन्होंने वो उस मीटिंग में प्रदर्शित की। सेमीकंडक्टर है, टेक ट्रांसफर है, इसके लिए आपको काम करना चाहिए। आपकी हर एम्बेसी हर देश में आपके लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि एम्बेसडर को लगे अरे साहब बड़ा स्कैंडिनेवियन कंट्री में, यूरोप में बड़ी अच्छी पोस्टिंग मिल गई है, वहां की शैंपेन बड़ी अच्छी होती है, वहां के ड्रेसेस बड़ी अच्छी होती हैं, वो तो फैशन सेंटर है, वहां से अपनी पत्नी के लिए पर्स लेके आऊंगा, पश्मीना का शॉल लेके आऊंगा। यहां तक सीमित नहीं होना चाहिए कि भैया यहां से रिटायर हो जाएंगे तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में पोस्टिंग मिल जाएगी, यूएन में पोस्टिंग मिल जाएगी। ये सब नहीं होना चाहिए। एक होल ऑफ अ गवर्नमेंट अप्रोच होना चाहिए, स्मार्ट पावर डिप्लोमेसी होनी चाहिए। और जो ये कहा गया है कि जो आईएफएस हैं वो जो ब्यूरोक्रेटिक रूटीन है उससे बाहर निकलकर पर्पसफुल इमरजेंसी के तहत अपने काम करें, ताकि भारत की एक डीप रेजिलिएंट नेटवर्क डेवलप किया जा सके। आपका काम ये होना चाहिए, आप जिस देश में है, जो अधिकारी जिस देश में है, उस देश का जितने पावरफुल वहां पे स्टेक होल्डर्स हैं, नेता हैं, बिजनेसमैन है, ब्यूरोक्रेट है, जजेस हैं, आप उनसे संपर्क साधिए, उन्हें भारत के लिए कन्विंस कीजिए, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कीजिए। $700 बिलियन का रिजर्व है ऑफिशियल, और इसमें सरकार की भी जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री कार्यालय की भी जिम्मेदारी है। जो 1100 का वर्कफोर्स है, इसको पहले डबल कीजिए, ट्रिपल कीजिए, इसको भी बढ़ाना होगा, खर्चा करना होगा। तो जिस तरीके से नोट लिया गया है प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा, खासकर प्रधानमंत्री के खुद के द्वारा, यह दर्शा रहा है कि भारत अब अपने जो इंटरनेशनल फुटप्रिंट्स हैं उनको बढ़ाने के लिए कितना आप कह सकते हैं कि लालायित है कि भैया अगर हमें रूस से तेल खरीदना है, वेनेजुएला से खरीदना है, कहीं और से कुछ लेना है, टेक ट्रांसफर लेना है, सेमीकंडक्टर है, लोन है, पैसा है, अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं, इंपोर्ट सिक्योर करने हैं, तो उन सब चीजों के लिए काम करना है और सीरियस होकर करना है। ये एक तरह का परफॉर्मेंस रिव्यू है उस मंत्रालय का। पासिंग मार्क्स हैं, लेकिन क्या टॉपर है यह अपेक्षा की जा रही थी, उससे शायद कहीं पीछे रह गया। कम से कम प्रधानमंत्री को ऐसा लगता है। सबका अपना अपना असेसमेंट हो सकता है कि भैया जयशंकर जी ने ये बहुत अच्छा काम किया, उनके मंत्रालय ने ये बहुत अच्छा काम किया, उससे जुड़े इन अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि एक टीम एफर्ट होता है। सिर्फ मंत्री अकेला कुछ नहीं कर सकता। मंत्री ने कह दिया कि भैया ये होना है, अधिकारी नहीं कर रहा, फिर एक टीम एफर्ट है। और खासकर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का रवैया रहा है इस पूरे पिछले 1-1.5 साल में, उससे भी प्रधानमंत्री बहुत खुश नहीं है कि भैया जो विदेश मंत्रालय को जो उसमें रोल निभाना चाहिए था, शायद उन्हें लग रहा है सबसे बड़ा जो हिंड्रेंस है, सबसे बड़ी जो बात है प्रधानमंत्री को ये लगी, शायद वो उसी कारण से लगी। और इसलिए ये एक तरीके से एडवाइजरी कह लीजिए, एक नोट कह लीजिए, परफॉर्मेंस रिव्यू में जो एनुअल मार्क किया जाता है, शायद वो कह लीजिए, जिस भी तरीके से कह लीजिए, प्रधानमंत्री को ये लिखना पड़ा। तो खैर इसमें जो भी होगा वो तो आपके साथ लेके आऊंगा ही, बताऊंगा ही आगे क्या किस तरीके से विदेश मंत्रालय कोर्स करेक्शन कर रहा है या चीजें बेहतर कर रहा है। उसके अलावा एक और बड़ा एक्शन हो रहा है भारत में, जो एक डीप स्टेट है प्री 2014, वो आज भी एग्जिस्ट करता है, जिसे हम कहते हैं कि सरकार अपनी सिस्टम उनका, और उसके कुछ सेंटर्स हैं। ऐसा ही एक सेंटर है दिल्ली जिमखाना क्लब। दिल्ली में जो प्रधानमंत्री आवास है, ठीक उससे लगती हुई दीवार है, 27 एकड़ में फैला है। प्रधानमंत्री आवास है, जहां लाल कलर का वो मार्क है, और उसके ठीक बराबर में दिल्ली जिमखाना क्लब है। कभी अंग्रेजों के जमाने में बना था, तब इसका नाम इंपीरियल जिमखाना क्लब था। 27 एकड़ की जमीन है, 27.3 के आसपास है शायद। अब जो सरकार है, जो अर्बन मिनिस्ट्री है, उसका एलएनडीओ जो डिपार्टमेंट है, उसने 5 तारीख तक का समय दिया है, 5 जून तक, कि भैया ये जगह खाली कर दीजिए, क्योंकि डिफेंस के लिए और बहुत सारे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए हमें ये जगह चाहिए।
आप ये समझिए कि जो उस प्री 2014 डीप स्टेट या जो गहरा राज्य है, या जो इकोसिस्टम है, उसी का जो एक पार्ट है, उन्हीं के एक महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले जो शेखर गुप्ता जी हैं, वो क्या लिख रहे हैं? वो कह रहे हैं, नाउ दिस इज ऑडेसिटी, मोदी गवर्नमेंट टेक्स ऑन द रियल एंड परमानेंट स्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया। मतलब वो ये खुद कह रहे हैं कि ये डीप स्टेट का हेडक्वार्टर है साहब भारत के, जो प्री 2014 में एग्जिस्ट करता था। वो इकोसिस्टम जो है उसका ये एक हेडक्वार्टर है, जिसके पीछे अब सरकार पड़ गई है, या कहें जिसको सरकार लीगली अब अधिग्रहित या एक तरीके से अपने अंडर ले रही है। आप ये समझिए प्रधानमंत्री आवास के इतने पास है कि रात को इसमें जब पार्टी होती है, जब इसके अंदर गाने बजते हैं, तो प्रधानमंत्री आवास के अंदर तक सुनाई देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है प्रधानमंत्री के कमरे में सुनाई देते हैं, लेकिन उस प्रीमाइसेस तक वो आवाज पहुंचती है। और बाद में सेटलमेंट हुआ कि 10 बजे के बाद गाना वाना नहीं चलेगा, ये सब कुछ है। और 27 एकड़ में फैला है ये सब कुछ। इसमें लॉन्स, बहुत सारी चीजें हैं, रेस्टोरेंट है, लॉन टेनिस का कोर्ट है, बहुत कुछ है। अब इसको 5 तारीख तक खाली करने के लिए कहा गया। क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, अभी मैं किसी को सुन रहा था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लगभग 50% जज इसके मेंबर हैं, बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े लोग हैं। और ये इतना एलीट क्लास है, इतना एक्सक्लूसिव है कि 8 लाख की तो इसकी मेंबरशिप फीस है। वो तो चलिए बहुत लोग भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और 37 साल का वेटिंग है। लोग क्या करते हैं, जब बच्चा 18 साल का हो जाता है ना, तब उसकी एप्लीकेशन डाल देते हैं कि 30-35 साल में जब रिटायरमेंट आने वाला होगा, तब तक वो इसका मेंबर बन जाएगा। इतना एक्सक्लूसिव क्लब है ये स्थिति है इसमें। और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों लोगों को इसमें बैठना है? क्योंकि देश का जो जितना भी एलीट होगा वो इसके अंदर मिलेगा। तो शाम को आप गए रेस्टोरेंट में, खाना वाना खाने गए, अपना जाम वाम छलकाना है आपको, तो देखा है सामने फला मंत्री जी बैठे हैं, फला सेक्रेटरी जी बैठे हैं, फला कोर्ट के जज साहब बैठे हैं, फला बिजनेसमैन बैठे हैं। तो नेटवर्किंग होती है, और जाम पे सबसे अच्छी नेटवर्किंग होती है। तो वहां पर ये इस्तेमाल होता है, वहां पर। और ये आज भी एक कोई लिख रहा था कि मोदी इसलिए गिराना चाहता है, ये इतना एक्सक्लूसिव है क्योंकि सब्सिडी देकर आप इसे नहीं खरीद सकते, यहां वोटिंग कराकर आप नहीं खरीद सकते, तो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मोदी पीछे पड़ा है। और होता यही है कि वहां बैठकर ये तय किया जाता है कि किस तरीके से नैरेटिव गढ़ा जाए सरकार के खिलाफ। जितने भी दिल्ली के अंदर ये एलीट क्लब है, इंडिया हेरिटेज सेंटर हो गया, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर हो गया, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया हो गया, ये सारे वो सेंटर हैं जहां एलीट लोग बैठते हैं और ये तय करते हैं कि भैया हम इस देश के दिमाग है, हम कैसे सोचेंगे और हम कैसे सरकार चलाएंगे। यहां बैठ के सरकारें तय होती थी कि फला सरकार में फला मिनिस्ट्री इसको मिलनी चाहिए, वो उसको मिलनी चाहिए, डिफेंस डील्स ऐसे होनी चाहिए, भैया ये फला जो होवित्जर तोप आएगी ये इस कंपनी से आनी चाहिए, ये हेलीकॉप्टर उससे आना चाहिए, ये एम्यूनिशन वहां से आना चाहिए, ये बिजनेस डील होनी चाहिए, मर्जर कैसे होगा 2 कंपनियों का, हॉस्टाइल टेक ओवर कैसे होगा 2 कंपनियों का, ये सब यहीं तय होता है। इन्हीं तरह के जो क्लब्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अंदर बैठकर जब शाम को लोग बैठते हैं, गेम खेलते हैं, उन सब में ये सब तय होता है। इसलिए ये डीप स्टेट का हेडक्वार्टर है। छोटी मोटी डील नहीं होती कि 2 करोड़ 4 करोड़ का, 1000 करोड़ लाख करोड़ में बात होती है। और ये इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इस तरह के जो सेंटर्स हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वहां अल्ट्रा रिच और अल्ट्रा इन्फ्लुएंशियल लोग पाए जाते हैं। इन्फ्लुएंशियल हैं तभी तो पहुंचे हैं। इन्फ्लुएंशियल ऐसे हैं, मतलब इस क्लब की लालसा इस हद तक है कि जब राहुल गांधी राजनीति में आते हैं तो उन्हें इस क्लब का मेंबर बनना था। अब 37 साल की वेटिंग कैसे करें? तो मनमोहन सिंह को बात की गई, मनमोहन सिंह ने मुरली देवड़ा से बात की, तब जाकर कहीं जाकर राहुल गांधी को 2006 में इसकी मेंबरशिप मिली। और उससे पहले उनके परिवार में सिर्फ मेनका गांधी ऐसी थी जो इसकी मेंबर थी। इतना एक्सक्लूसिव क्लब है, और ये इतना एक्सक्लूसिव क्लब है और इतना इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल क्लब है कि राहुल गांधी के पिता ने ही 1985 में इसे वहां से हटाने का प्रयास किया था, हटा नहीं पाए थे, प्रधानमंत्री नहीं हटा पाया था। ये ताकत है इस क्लब की। ये आप ये कह सकते हैं कि इतना इन्फ्लुएंशियल है। और जो ये अब सब कुछ हो रहा है कि 5 तारीख तक इसे खाली करने के लिए कहा गया है, ये एक तरीके से एक वार्निंग शॉट है भारत सरकार की तरफ से। ये एक संदेश है कि ज्यादा समय तक, मैं कह रहा हूं
बहुत समय ले लिया, 10-12 साल ले लिया आपने, लेकिन शायद अब सरकार भी ये मान रही है कि भैया सिस्टम भी अपना ही करना पड़ेगा। सरकार से काम नहीं चलेगा, सरकार गिर सकती है, झटका लग सकता है। तो इसलिए, और 27 एकड़ की प्राइम लैंड है और 600 लोग यहां पे काम करते हैं और कुछ 1000-1200 लोग ऐसे हैं, क्योंकि भैया मेंबरशिप तो शायद 5600 के आसपास से रहते, तो आते तो 1000-1200 ही होंगे, कि मतलब हर आदमी पे, हर 2 आदमी पे एक एम्प्लॉय। आप सोचिए किस हद तक एक्सक्लूसिविटी है इसकी। और राहुल गांधी ने 2025 में जो जीते हैं अमेठी से, किशोरी लाल, उनकी बेटी की शादी यहां कराई थी मैसेजिंग देने के लिए। दिल्ली में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हुआ क्या, 2019-20 में जो कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री है उसने इसकी एक समीक्षा की। इसमें लगभग कितने 17 लोगों ने शायद इसके अंदर कंप्लेंट की थी और 2 शायद इसके मेंबर ही थे। कंप्लेंट ये की गई थी कि इसमें जितना पैसा इकट्ठा होता है, दरअसल ये जो क्लब बनाया गया था, अब ठीक है लोग बैठते हैं, वो एक्सक्लूसिविटी है, वो सब कुछ है, और इसका जो मेमोरेंडम है, यानी इसको चलाने के लिए जो आप कोई कंपनी या कोई भी संस्था बनाते हैं तो आप बताते हैं सरकार को हम ये इस चीज के लिए बना रहे हैं। तो जो ये बनाया गया था इसके लिए कहा गया था कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए हम ये चला रहे हैं, और इसके टोटल खर्चे का जितना ये खर्चा करता है उसका मात्र 2.77% स्पोर्ट्स के ऊपर खर्चा होता है, बाकी दारू, सिगरेट, सिगार और खाने में और इस सब में होता है। और एक चीज और बता दूं, ये कितना इन्फ्लुएंशियल इस बात से समझिए, कोरोना में जब कहीं दारू नहीं मिल रही थी, इसमें मिल रही थी, और केजरीवाल कुछ कर नहीं पाया था, उसने कैंसिल करने का प्रयास किया लेकिन फिर भी दारू चली थी, इतना एक्सक्लूसिव है। उसके बाद 2019 में एक फर्स्ट रिपोर्ट दी गई, उसके बाद 2020 में एक दूसरी रिपोर्ट आई मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से, और ये फिर मामला NCLAT में चला गया। उसके बाद 2021 में कमेटी भंग कर दी गई इस पूरे के पूरे जो दिल्ली जिमखाना क्लब है उसकी, क्योंकि अनियमितताएं पाई गई। उसके बाद 2022 में ये क्लियर कर दिया गया NCLT की तरफ से कि इसका अधिग्रहण किया जा सकता है, और फिर अब LNDO जो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स के अंदर, उसने इसकी जो लीज है वो सस्पेंड कर दी है, और ये जमीन आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति के अधीन आती है। राष्ट्रपति ने एक तरीके से मंत्रालय के माध्यम से वो जो डीड है, लीज डीड है, उसको कैंसिल कर दिया है। इलीगल कंस्ट्रक्शन है इसके अंदर। 2014 में तो लगभग 3 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया था इसके ऊपर। आप 8-8 लाख रुपए की मेंबरशिप फीस ले रहे हैं, टैक्स बकाए हैं आपके ऊपर। बड़ी लगभग एक 4000 पन्नों की एक रिपोर्ट थी जिसने जो इसके लिए सबमिट की गई थी, और अब सरकार इसको एक तरीके से अपने अंडर लेकर डिफेंस और जो अलग अलग स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज हैं, अलग अलग स्ट्रेटेजिक काम हैं, उसके लिए इस्तेमाल करना चाह रही है। इसलिए अब बहुत लोगों को दर्द हो रहा है, और आप ये समझिए इससे जुड़े हुए बहुत ही ताकतवर लोग हैं, भले ही वो रिटायर हो गए हों, लेकिन अपने फील्ड के एक तरीके से कह सकते हैं ना, घाघ लोग होते हैं जो बिल्कुल ऐसा कब्जा जमा के बैठ जाते हैं, वो लोग हैं। तो 5 तारीख तक ये हो पाएगा, इसके लिए भी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि निश्चित तौर पर ये लोग कोर्ट जाएंगे, और कोर्ट जाने की तैयारी हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि हमें समय नहीं दिया गया। भैया कमेटी आपकी 2021 में भंग हो गई थी, अनियमितताएं हैं, NCLT ने क्लियर कर दिया, सरकार ने आपको नोटिस दे दिया 15 दिन में, खाली करो। अब पेट में दर्द हो रहा है, निश्चित तौर पर ये सब लोग कोर्ट जाएंगे, वहां से क्या होगा वो भी देखना है। वैसे संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि अमित शाह की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये सरकार है ना, ज्यादातर चीजों में देखिए, अगर कोर्ट ने बिल्कुल ही तय कर लिया, या वो कुछ पर्दे के पीछे कुछ ऐसा अलग खेल हो गया तो बात अलग है, लेकिन हर चीज में जिस तरह का पेपर वर्क ये सरकार करके रखती है, तो उतना आसान नहीं है। 370 में भी गए थे, राम मंदिर में भी गए थे, वक्फ में भी गए थे, बहुत सारी जगह है जहां कोर्ट में गए हैं, लेकिन बहुत कुछ हासिल हुआ नहीं है। अब भी संभावना कम है, थोड़ा डिले हो सकता है। हाँ, ये तय है कि हो सकता है कि थोड़ा डिले हो जाए, लेकिन खाली करना पड़ेगा, ये निश्चित है। ऐसे छोटे छोटे भैया, आप अगर ये हेडक्वार्टर है तो छोटे छोटे रीजनल हेडक्वार्टर्स भी हैं, उनको भी जल्दी जल्दी अब डिसमेंटल करने की तैयारी है, ताकि चीजों को सही तरीके से स्ट्रीमलाइन किया जा सके। खैर, इस पर जो भी डेवलपमेंट होगा वो भी आपके साथ लेके आता रहूंगा।
अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो QR कोड को स्कैन कर चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं और चैनल का मेंबर बनकर भी आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।